हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट मेंस के लिए या थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए लगातार साइंस और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। मैथ्स की क्लासेस में अपन ने देख लिया होगा दोस्तों, अपना 50% से ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। प्लेलिस्ट आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। और साइंस की क्लासेस के अंदर भी आपकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो अपन ने कोशिका का संरचना और प्रकार्य वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था बल, गति और गति के नियम के बारे में। और कल अपन ने समझा था कि गति क्या होती है, गति के अंदर उपयोग होने वाली जो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, दूरी, चाल, वेग, इसके बारे में, त्वरण के बारे में समझा था। उसके बाद अपन ने समझा था कि गति कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियाँ होती है, 1D, 2D, 3D। उसके बाद मैंने बताया था कि फिजिक्स के अंदर राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर्स, एक होती है अदिश राशियाँ यानी स्केलर। तो सदिश राशियाँ जिनके पास में दिशा और परिमाण दोनों हो, और अदिश राशियाँ जिनके पास में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको कहा जाता है अदिश राशियाँ। कुछ एग्जाम्पल बताए थे। सदिश के एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। और अदिश के एग्जाम्पल है दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ये ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के अनुसार दिए हुए गति के जो नियम हैं उनके बारे में, कि आखिर में न्यूटन के अनुसार दिए गए जो नियम हैं वो क्या कहते हैं। तो न्यूटन के अनुसार दोस्तों 3 नियम दिए गए थे। कल जो अपन ने बात करी थी वो गति की समीकरणें थी। क्या थी? गति की समीकरणें थी जो गैलीलियो ने दी थी। आज अपन बात करेंगे गति के नियमों की, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और कल जो बात थी वो थी इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो अब आप लिखेंगे गति के नियम, टॉपिक डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, गति के नियम। ठीक है। और इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ मोशन। अब अपन इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गति के जो नियम है इन्हीं को कहा जाता है न्यूटन के गति के नियम। क्योंकि ये किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये नियम दिए गए हैं आइजैक न्यूटन के द्वारा। और आइजैक न्यूटन ने ये नियम कब दिए थे? तो 1687 में दिए थे। 1687 ईस्वी के अंदर गति के नियम दिए गए थे आइजैक न्यूटन के द्वारा। इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों एक प्रिंसिपिया, उसके अंदर इन्होंने ये नियम दिए थे। किसमें दिए थे ये नियम? इन्होंने प्रिंसिपिया के अंदर इन्होंने ये नियम दिए थे। ठीक है। तो गति के नियम जो कि आइजैक न्यूटन ने दिए थे 1687 में, प्रिंसिपिया पुस्तक के अंदर इन्होंने ये नियम दिए थे। और कितने नियम दिए थे? तो गति के इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, जिसके अंदर अपने नाम क्या मिलते हैं? तो इन्हें यही कहा जाता है प्रथम नियम, या आप कह सकते हो गति का प्रथम नियम। और दूसरे नियम को कहा जाता है गति का द्वितीय नियम। ठीक है। जिसे अपन जो है अभी आगे देखेंगे कि इन तीनों नियमों में क्या कहा जाता है। और तीसरा नियम है तृतीय नियम, जो आप हर बार सुनते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। ये है अपने 3 नियम गति के। आपसे इनके नियमों के अंदर एक तो ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा नियम लग रहा है। एक तो वो चीज़ आपके काम याद रखनी है। और दूसरी आपको याद रखनी है कि कौन से नियम में कौन सी फिजिक्स की क्वांटिटी, कौन सी राशि का डेवलपमेंट हुआ, कौन सी राशि उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में बताया जाएगा। वो आपको याद रखना है। और तीसरा, इन सभी के एग्जाम्पल याद रखने हैं, जितने भी लिखवाए जाते हैं वो सभी। ठीक है। चलिए, तो अब आप अपनी कॉपी के अंदर पहला नियम लिखेंगे। कौन सा नियम लिखेंगे?
पहला नियम लिखेंगे तो आप लिखिए प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है। चलो, तो न्यूटन के अनुसार गति का प्रथम नियम जो है वो ये दिया गया है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, क्या है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है यानी रेस्ट पोजीशन के अंदर है, तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। क्या करेगी? वो अपनी विराम की अवस्था में ही रहेगी। और यदि वो मान लीजिए कि एक समान चाल के साथ में, एक समान गति से एक सीधी रेखा में जा रही है, तो वो उसी सीधी रेखा के अंदर चलती रहना चाहेगी। अगर आप उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर आपको एक बाहरी बल लगाना होगा, या आप ये कह सकते हो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब आप उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाते हो। समझ में आ गई बात? तो प्रथम नियम क्या है कि कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना पसंद करेगी। अगर एक समान गति से एक दिशा में जा रही है, एक सीधी रेखा में जा रही है, तो वह उसी सीधी रेखा में जाना चाहेगी। अगर आप उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाते हैं तभी वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगी। तो आप इसके अंदर प्रथम नियम में लिखेंगे कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आया हुआ है इसलिए याद रखना, वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वह चलती रहेगी। ठीक है, क्या बोला? कोई अगर विराम अवस्था में तो विराम में बनी रहेगी, यदि वो एक समान गति से चल रही है तो वह एक समान गति से चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। समझ में आ गई बात? तो आपको ये पहला नियम समझ में आ चुका होगा कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है, अब जो ये अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है इसे कहा जाता है दोस्तों वस्तु का जड़त्व या इनर्शिया। तो आप लिख सकते हैं कि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था
यानी वो विराम में है तो विराम में, और नहीं तो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था। ठीक है, गति की अवस्था। तो विराम की वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन यानी खुद से परिवर्तन, स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति, नहीं होने की प्रवृत्ति जो है दोस्तों, उस प्रवृत्ति को जड़त्व क्या कहते हैं? जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि न्यूटन की गति के पहले नियम से किस राशि का संबंध है, किस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का संबंध वस्तु के जड़त्व की जो प्रवृत्ति होती है उससे है। ठीक है, तो ये याद रखना कि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की जो प्रवृत्ति है उसे जड़त्व कहा जाता है। इसीलिए इस प्रथम नियम को, ये बात आप लिख लेंगे, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, ठीक है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है प्रथम नियम के बारे में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और दोस्तों आपने अभी देखा पीछे कि मैंने क्या बोला कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है जब उसके ऊपर बाहरी बल लगाया जाए। क्या किया जाए? बाहरी बल लगाया जाए। तो ये जो बाहरी बल है, बाहरी कारक भी आप कह सकते हो, ये बाह्य कारक जो है इसको हमने क्या नाम दिया है? बल नाम दिया है। तो किसी भी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में जो परिवर्तन आता है वो इस बाहरी बल के वजह से ही आता है। तो प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा, बल क्या है, ये हमें न्यूटन के प्रथम नियम से ही पता चलता है। तो आप ये बात भी यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स, प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। क्लियर है? तो आपका प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है, जड़त्व आपको समझाता है, और इससे जो है हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहना पसंद करती है या अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही अपने बनाए रखना चाहती है अपनी अवस्था को। यदि हम उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो ही वह अपनी जो है अवस्था के अंदर परिवर्तन लाता है। और जो परिवर्तन लाता है वो किसकी वजह से? बाह्य कारकों की वजह से। तो बाह्य कारक यानी बल है। समझ में आ गई बात? अब अपन इस प्रथम नियम के कुछ उदाहरण हैं जो हमें नोट डाउन रखने हैं और उन उदाहरणों को हमें रट लेना है। ठीक है, चलो। तो आप लिखेंगे उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा है अपने सामने? तो पहला एग्जाम्पल आ जाता है दोस्तों, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं समझा दूंगा कि कैसे होता है। तो रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे
यात्री पीछे की और झुक जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है इस नियम का? तो पहला एग्जाम्पल है इस नियम का कि रुकी हुई जो गाड़ी होती है, जैसे गाड़ी थी, आप बस में बैठे थे या किसी गाड़ी में बैठे थे, वो रुकी हुई थी आराम से। अब वो जो है अचानक से जैसे ही गाड़ी चलती है तो यात्री क्या होता है, एकदम से पीछे की ओर झुक जाता है। इसको मैं आपके सामने अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई कि गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से जैसे ही वो चलने लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब वो क्यों झुक रहे हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि कैसे झुकते हैं यात्री, देखिएगा। तो दोस्तों देखिए क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये मेरी चेयर है, ये मेरी गाड़ी मान लीजिए, और यहाँ पर रुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ तो आवाज़ कम आ सकती है। यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, मैं ऐसे बैठा हूँ। आपको भी पता है जब आप सीट के ऊपर बैठते हो तो जो कमर से ऊपर वाला भाग है, कमर से ऊपर वाला भाग, और ये हेड और हैंड्स, ये सब उस बस से, उस सीट पर बैठे हुए गाड़ी बस कहीं पर भी उससे टच नहीं होता, लेकिन जो अपने कमर से नीचे वाला पोर्शन है वो उस गाड़ी के पार्ट्स के साथ में अटैच होता है। जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट करेगी, जैसा कि मैंने प्रथम नियम में आपको समझाया कि गाड़ी आगे चल रही हो, अगर मैंने क्या बोला था कि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना पसंद करती है। तो बताइए ये जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, देखो मैं पैर से आगे आ रहा हूं, मेरे ये हाथ तो क्या हिल रहे हैं, क्या है, हाथ और ऊपर वाला जो पार्ट्स है वो तो वह का वही रहा है। तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु हमेशा अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंदर रहना पसंद करती है। क्या करती है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहना पसंद करती है। और जब कोई भी वस्तु प्रारंभिक अवस्था में रहना पसंद करेगी तो अपने जो कमर से ऊपर वाला भाग है, ये हैंड्स और ये अपना हेड, ये क्या होगा, ये अपने स्थिर बना रहेगा। ऐसे कैसे बना रहेगा? एकदम स्थिर बना रहा। लेकिन जो आपके कमर के नीचे वाला भाग है वो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही गाड़ी चलती है, गाड़ी के टच में होने की वजह से जैसे गाड़ी चली तो वो भी आगे चलता है, लेकिन वो भाग तो आगे जा रहा है, लेकिन ये वाला जो भाग था ये तो पीछे ही रहेगा। तो गाड़ी जाती है आगे और आपका पोर्शन जो है वो यहीं का यहीं बना रहना चाहता है। इस वजह से वो अपने बॉडी के निचले वाले भाग के सापेक्ष पीछे जाता है, एकदम से ऐसे, है ना। गाड़ी यूं चलती है तो बंदा यूं जाता है, और गाड़ी अगर चलते 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 एकदम से ब्रेक मारते हैं तो हम सब आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ये चलते रहता है, इसको पता ही नहीं है कि गाड़ी रुक गई है। गाड़ी तो रुकने पर निचले वाला पोर्शन ही, केवल कमर से नीचे वाला पोर्शन रुकता है, ये वाला पोर्शन चलता रहता है, लेकिन ये थोड़ा आगे जाता है, झटके खाता है, उसके बाद में रुकता है। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तब आप ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि पकड़ के बैठिए, ताकि अचानक से गाड़ी रुके या अचानक से गाड़ी चले तो आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं हो, आपको लगे नहीं। इसलिए आपको आपके दुर्घटना से बचाने के लिए ही कहा जाता है कि बस के अंदर या गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाइए, पकड़ के बैठिए सीटों को, और इस प्रकार से। तो आपको ये नियम समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चलो आगे के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने जो एग्जाम्पल आता है दोस्तों, वो आपके दूसरा जो एग्जाम्पल है वो यही है, आप लिख सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी अचानक से रुकने पर, चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है, तो चलती हुई गाड़ी जब अचानक से रुकती है तो उसमें बैठे हुए यात्री अचानक से झुकते हैं। नेक्स्ट अपने और एग्जाम्पल देखिएगा आप, तो नेक्स्ट है
गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है एग्जाम्पल कि गोली मारने पर कांच में केवल एक गोल छेद होता है, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर मारा अगर कांच को तो कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सभी मैं अभी आपके सामने आऊंगा वापस से, जैसे अभी आया था ना, मैं भी भूत हूं, जब चाहूं तब गायब, जब चाहूं तब आपके सामने। नेक्स्ट देखो, हथौड़े को हत्थे में, नेक्स्ट एग्जांपल है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा एग्जाम्पल है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं या नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो जो कंबल वगैरह आपने घर पे, अभी दीपावली की सफाइयाँ चल रही है ना, तो दीपावली की जो सफाई चल रही है तो उसके अंदर यही है कि कंबल को आप एक हाथ से जब पकड़ करके डंडे से पीटते हो तो कंबल के जब उड़ती है डंडी तो कंबल तो अपना जो भाग है, जो अपने कपड़ा है, वो एकदम से पीछे चला जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो आपके कण हैं उनको बेचारों को अपनी जगह, अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखनी होती है, इसलिए वो वही बने रहते हैं। लेकिन अब जैसे ही कंबल पीछे चली गई तो वो कण अपनी प्रारंभिक अवस्था में कोई तैरेंगे तो नहीं, वो उड़ेंगे तो नहीं, तो वो क्या करते हैं, फिर नीचे गिरते जाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो ये आपके जो पेड़ है, जहाँ पर जैसे सपोज करो आम का पेड़ है, कोई बेर का पौधा है, इस टाइप से जो है खट्टी इमली का पौधा है, तो आप वहाँ जाकर के उस पेड़ की टहनी को हिला रहे हो, या पेड़ को अगर छोटा है जैसे बेर वगैरह का छोटा पौधा होता है उसको हिला रहे हो, तो बेर जो फल होता है उसके ऊपर वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो दोस्तों आप क्या करते हो, टहनियों को जब हिलाते हो तो टहनियों के साथ में क्या होता है कि टहनी को हिलाने पर क्या होता है, टहनी तो अपना स्थान बदल लेती है जैसे आपने हिलाया। जैसे ये देखो माइक है, अब इसके ऊपर सपोज करो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी अपने पास में ऐसा कुछ है नहीं, एक सेकंड, केवल एक सेकंड, लेट मी, ओके। ये देखिए दोस्तों,
अपने पास में है ये सिंग का दाना, देख पा रहे हैं ये सिंग का दाना, और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये इसका मान लो फल है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों अब मैं ये टहनी है तो इसको हिलाऊंगा ना, देखिएगा आप ये जो सिंग का पेड़, ये जो सिंग का छोटा सा दाना डाला है वो सिंग का दाना नीचे गिर जाएगा, देखिएगा अभी, देखो ये देखो गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि ये अपनी स्थिति बदल रहा था बार बार ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये तो देखो ऐसे हिलाने पर ये अपनी स्थिति बदल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर हो रहा था। लेकिन जो सिंग का दाना था, हर वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखने के लिए ये सिंग का दाना भी कोशिश कर रहा था कि मैं इधर ही बना रहा हूं। अब ये इधर ही बना रहा, लेकिन ये जैसे ही देखो यहां सिंग का दाना था, ये नीचे आया तो इतना गैप आ गया, सिंग का दाना नीचे गिर गया, ठीक है। ऐसे ही कंबल जो है दोस्तों, तो कंबल भी पड़ी है अभी, बताओ क्या झाड़ के, तो भाई कंबल है अपने पास में, मान लो कंबल के लिए ये एग्जांपल मान लो, ये है कंबल, ठीक है। इसको जैसे ही ऐसे मारा तो देखो मारते ही ये तो चला गया पीछे, लेकिन जो कण है इसके, जो इसके ऊपर कण थे वो इधर बने रहेंगे, इधर बने रहेंगे, तो इधर के जितने भी कण थे वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये कांच है मान लीजिए, तो इसके ऊपर जैसे ही दोस्तों इस अंगुली से ऐसे अटैक किया जाएगा तो क्या होता है कि गोली जो होती है वो एक फिक्स आकार की होती है और उसकी इतनी फास्ट स्पीड होती है कि वो इसके छेद करके निकलती है। जैसे देखिएगा ये अंगुली आई और ये देखो ऐसे छेद करके निकल गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर छेद करेगी। लेकिन पत्थर क्या होता है कि इसके ऊपर जैसे ही आप मारोगे, पत्थर का एक तो आकार अलग अलग होता है और दूसरी बात कि वो एक अनशेप्ड है, और उसकी जैसे ही इसे टकराता है तो इधर टकराया इधर टकराया, पत्थर एक बड़ा सा भाग होगा, तो मान लो इसके चारों तरफ कहीं कहीं टकराएगा, इधर 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 टकरा गया तो ये इधर से टकराएगा, ये इधर से ऐसे टकराते टकराते सभी कण जब टकराते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि ये पूरा टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कांच के। लेकिन गोली मारने पर कांच में केवल छेद हो पाता है, टुकड़े टुकड़े नहीं हो पाते, क्योंकि कांच क्या करेगा, अरे भाई गोली के पास में तो वेलोसिटी थी, गोली उसमें से निकल करके बाहर आ जाती है, लेकिन का जो पत्थर होता है वो तो बड़ा होता है, वो उसके ऊपर अटैक जैसे करते हैं तो सभी उसके कण हिल जाते हैं और हिलने की वजह से वो कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। समझ में आ गई बात दोस्तों आप लोगों के? तो ये था न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसके अंदर आपको जड़त्व के बारे में नॉलेज हुआ, जिसके अंदर आपको बल के बारे में बताया गया और आपको ये पता चला कि न्यूटन की गति के जो 3 नियम है उसमें प्रथम नियम क्या कहता है कि हर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है, वो हमेशा अपनी अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करती है, वो यही चाहती है कि वो जहाँ है वो वहीं रहे। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, बाह्य कारक लगाया जाता है जिसे हम बल नाम दे रहे हैं, तब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। तो वो अपनी स्थिति में बने रहना चाहती है, इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है और उसकी स्थिति में परिवर्तन करने वाले कारक को बल कहा जाता है। तो ये था प्रथम नियम, जिसके मैंने 6 एग्जाम्पल आपके सामने रखे। चलती हुई गाड़ी का अचानक रुकना, चलती हुई गाड़ी का अचानक, रुकी हुई गाड़ी का अचानक से चल पड़ना, गोली से कांच के ऊपर अटैक करना और एक पत्थर से अटैक करना, हथौड़े से जब आप हत्थे को कसने के लिए क्या करते हो, जो हत्था होता है उसको आप जमीन पे मारते हो तो वो जो आपका हैंडल है भाई, जो हथौड़ा है वो तो क्या होगा, अपनी स्थिति बनाए रखना चाहेगा, लेकिन हैंडल हत्था तो जो है ऐसे ऐसे से मारोगे तो हत्था अपनी स्थिति चेंज करता है। उस वजह से वो जो आपका हथौड़ा होता है, जो आपके जो लोहे का बना होता है, वो भाग धीरे 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 क्या होता है, उसके टाइट होते जाता है। कंबल का एग्जाम्पल बता दिया, पेड़ की टहनी से फल टूटने का एग्जाम्पल तो लाइव करके दिखा दिया। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों कि अपना प्यार इसी तरह बनाए रखा है। 27,000 विद्यार्थियों का परिवार हो चुका है। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आप सभी लोग मिल करके इसी परिवार को 28,000 और एक दिन 30,000 और एक दिन 50,000 और एक दिन लाख विद्यार्थियों का होगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।